हेलो प्यारे बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहे ताकि आपकी परीक्षाओं में कोई समस्या ना आ सके। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस पाठ के शब्दार्थ और क्या बोलते हैं पाठ के अर्थ को देख लिए थे। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर को। तो हम लोग बढ़ते हैं सीधे पाठ के प्रश्न उत्तर की ओर। तो हम लोगों को देखना है आज इस पाठ के मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न, और फिर हम लोग देखेंगे प्रश्न उत्तर जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है वो, क्योंकि लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो आपकी परीक्षाओं में 16 अंक के पूछते हैं हर लेसन से मिलाकर। तो हम लोग उसी को देखेंगे विशेष रूप से, और इन सभी को देखना भी है क्योंकि इनसे आपका ऑब्जेक्टिव तैयार होगा। तो आप लोग बिना वीडियो के स्किप किए हुए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बढ़ते हम लोग आगे। क्या बोल रहा है सबसे पहला क्या बोल रहा है? अभ्यास प्रश्न। क्या बोल रहा है भाई? बोल रहा है कि अभ्यास मौखिक यानी हम देखेंगे मौखिक प्रश्न को। किसको देखेंगे? मौखिक प्रश्न को। सबसे पहले दे रहा है कि पाटलिपुत्र नगर अस्य विषय दवे मतलब दो वाक्य संस्कृत भाषायाम वर्तते। यानी कि बोल रहा है पाटलिपुत्र नगर, यानी कि पाटलिपुत्र नगर के विषय में, पाटलिपुत्र नगर अस्य विषय यानी कि पाटलिपुत्र नगर के विषय में दवे वाक्य संस्कृत भाषायाम वर्तते, यानी कि दो वाक्य में संस्कृत भाषा में बोलिए। यानी कि पाटलिपुत्र नगर के विषय में दो वाक्य में संस्कृत भाषा में बोलिए। हम लोग बोल देंगे क्या है, तो क्या है कि वर्तमाने बिहार अस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, यानी कि वर्तमान में अभी बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र यानी कि पटना है। फिर बोल रहा है पाटलिपुत्र अस्य उत्तरास्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, यानी कि पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में, किस दिशा में? उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तो ये था आपका दो वाक्य में लिखना था हम लोग दो वाक्य, यानी कि एक यहाँ एक वाक्य हो गया और यहाँ से यहाँ तक दो वाक्य हो गया। तो हम लोग दो वाक्य में इसको जवाब दे चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट बोल रहा है संधि करना। देखिए आपका ऐसे तो आपको किताब में जो किताब दिया गया है उसमें पेज नंबर 12 में आपको दूसरा में कुछ और दे रहा है संधि विग्रह करने के लिए, लेकिन विग्रह हम लोग देखेंगे ग्रामर में। हम लोग संधि विच्छेद को भी ग्रामर में देखने वाले थे, लेकिन अगर अब हम इसमें लिख दिए हैं तो इसमें देख लेते हैं। तो चलते हैं अभी संधि विच्छेद की ओर। अब देखिए संधि विच्छेद में क्या कह रहा है, देख लिए क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन संधि विच्छेद। तो चलते हैं संधि विच्छेद की ओर। सबसे पहला बोल रहा है नगरे अश्वयन तमम, आपको किताब में भी दिया गया है नगरे अश्वयन तमम, यानी कि नगरेशु प्लस में अन्यतमम, यानी कि नगरेशु प्लस में अन्यतमम, नगरेशु प्लस में अन्यतमम लिख दीजिएगा तो हो जाएगा नगरेश वन्यतमम। इसको अगर हम इसको तो हम ग्रामर में पढ़ाएंगे, व्याकरण जो होता है व्याकरण में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर देख ले रहे हैं। नेक्स्ट बोल रहा है ग्रामो अयम। क्या बोल रहा है? ग्रामो अयम। इसको जो है ना इस तरह से इसको बोलते हैं अ, तो क्या हो गया? ग्रामो अयम। ग्रामो अयम मतलब क्या हो जाएगा? तो ग्रामो अयम मतलब ग्राम, यानी कि ग्राम मतलब गाँव होता है, यानी कि गाँव। इसको संधि विच्छेद करना, तोड़ना है। द ग्राम प्लस में अयम। सबसे पहले देखिए संधि विच्छेद मतलब तोड़ना, तोड़ रहा है इसलिए ग्राम प्लस में अयम। देखिए यहाँ पर ग्राम लगा है, ग्राम प्लस में अयम। इसको नियम क्या है आप लोग को व्याकरण बता देंगे। नेक्स्ट बोल रहा है क्लांतरेन। क्लांतरेन मतलब काल प्लस में अंतरेन। क्लांतरेन मतलब काल प्लस में अंतरेन। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा क्लांतरेन का काल प्लस में अंतरेन। पटनेति का पटना प्लस में इति। निर्गतः का निह प्लस में गतः। तो ये था आपका कुछ भी संधि विच्छेद। अब हम लोग बढ़ते हैं जो लिखित प्रश्न है उसकी ओर। तो हम लोग आ चुके हैं लिखित प्रश्न की ओर। और लिखित प्रश्न में क्या बोल रहा है? तो सबसे पहला बोल रहा है अभ्यास लिखित, यानी कि इसको जो लिखित प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत, यानी कि जो नीचे प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर आप संस्कृत भाषा में लिखे। क्या भाषा में लिखना है? संस्कृत भाषा में लिखना है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखे। हम लोग लिखेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को चलते हम लोग देखने। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कूटनिम्ताख्य काव्य की रचना किस कवि ने की है। देखिए हम तो यहाँ पे हिंदी में लिख दिए हैं, लेकिन आप किताब निकलेगा तो वहाँ पर लिखा होगा कि कूटनिम्ताख्यम काव्यम कस्य कवि रचना अस्ति। क्या लिखा होगा? कूटनिम्ताख्यम काव्यम कस्य कवि रचना अस्ति, यानी कि कूटनिम्ताख्य काव्य की रचना किस कवि ने की है। जिसको बताए थे कि दामोदर गुप्त ने की है, तो हो जाएगा दामोदर गुप्त अस्य
अस्य मतलब बताए थे कि के का की के होता है। तो दामोदरगुप्त अस्य यानी कि कुटनीम ताक या काव्य की रचना किस कवि ने की है? तो दामोदरगुप्त अस्य। क्या कूटनीम ताक या काव्य की रचना किस कवि ने की है? तो दामोदरगुप्त अस्य। नेक्स्ट बोल रहा है, और नेक्स्ट क्या बोल रहा है तो देख लीजिए। नेक्स्ट बोल रहा है हमें कि पाटलिपुत्रम कस्या, संस्कृत किताब में देख लीजिएगा, लिख रहा है कि पाटलिपुत्रम कस्याः नद्याः तीरे अवस्थित मस्ती, यानी कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो बताया था आपको गंगा की उत्तर दिशा में, यानी कि गंगा के किनारे अवस्थित है। पाटलिपुत्र यानी कि पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है, यानी कि स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे। और गंगा नदी के किस दिशा में? तो गंगा नदी के उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य अस्य काले अस्य नगर अस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। किताब में देख लीजिए, बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य अस्य काले अस्य नगर अस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्, जिसका हो जाएगा यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, शासन काल में इस नगर की यानी कि पाटलिपुत्र की, पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। हो सके तो आप लोग इसका नोट भी बना लीजिएगा, ताकि आपको परीक्षाओं को समय बार बार वीडियो नहीं देखना पड़े, नोट में से सीधे देख ले। तो चलते हैं, क्या बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य अस्य का यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो अति उत्कृष्टा, यानी कि बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा था। अति उत्कृष्टा मतलब बहुत अच्छा था। नेक्स्ट बोल रहा है कि राज्ञ अशोक अस्य समय नगर अस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। क्या बोल रहा है? राज्ञ मतलब राजा। राज्ञ अशोक अस्य समय अस्य नगर अस्य वैभव कीदृशम आसीत्, यानी कि राजा अशोक के समय में इस नगर यानी कि पटना का वैभव कैसा था, यानी कि पाटलिपुत्र की वैभव कैसी थी? तो सुतराम समृद्धम, यानी कि सुतराम मतलब बुझाए थे और अधिक, यानी कि और अधिक समृद्ध हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? और अधिक समृद्ध हो चुकी थी, यानी कि और उससे भी अधिक समृद्ध हो चुकी थी। नेक्स्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है? किताब में देख लीजिए, अंक नंबर क्वेश्चन जो है, काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कह अलिखत, यानी कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो राजशेखर ने। हम लोग देखे थे वीडियो में जो पाठ का अर्थ है, अगर उसको आप अच्छा से देखे होंगे तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग चलते हैं, अब लिखित का पहला हो गया, चलते हैं लिखित के दूसरा की ओर। देखिए लिखित के दूसरा क्या बोल रहा है। तो देखिए लिखित का तो दूसरा है, वो बोल रहा है कि अधोलिखित नाम, क्या? अधोलिखित नाम शब्दा नाम संधि विच्छेद करूत, यानी कि जो नीचे लिखा गया है उसका भी संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद तो हम इससे एक व्याकरण का वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे करा देंगे, लेकिन यहाँ देख लीजिए पाठ में दिया है। तो क्या दिया हुआ है? पाणिनि पिंगलाविह, इसका हो जाएगा पाणिनि पिंगलाओ प्लस में ई, उसको जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा पाणिनि पिंगला इह, यानी कि पाणिनि पिंगलाओ प्लस में इह। नेक्स्ट बोल रहा है अति उत्कृष्टा सिदिति, अति उत्कृष्टा सिदिति, यानी कि अति प्लस में उत्कृष्टा, प्लस में आशित प्लस में इति। देखिए इसमें चाचर है, इसका नियम जान लीजिएगा आप लोग, जब हम वीडियो बनाएंगे ग्रामर के तो उसको देख लीजिएगा। ऐसे जो संस्कृत का पूरा वीडियो है, हर एक लेसन के हम पहले लेसन भी कर चुके हैं, और इसका भी 2 वीडियो पहले से बना चुके हैं। इन सब का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका संस्कृत का एक प्ले लिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पर, प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। क्या चीज़ में? प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं वीडियो में आगे। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अधोलिखित नाम शब्दानाम संधि विच्छेद करुत, यानी कि इसका जो नीचे लिखा गया है उसका संधि विच्छेद करना है। पहला दिया हुआ है कि पाणिनि पिंगलावी है, यानी कि पाणिनि पिंगलाओ प्लस में ई। नेक्स्ट दिया है अति उत्कृष्टा सिदिति, तो इसका हो जाएगा अति प्लस में उत्कृष्टा प्लस में आशित प्लस में इति, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा अति उत्कृष्टा सिदिति। नेक्स्ट बोल रहा है उत्सवाश्च, यानी कि उत्सवा प्लस में च, उत्सवा प्लस में च, उत्सव मतलब उत्सव और मैं आ लगा दिया है, यानी कि उत्सवा प्लस में च। नेक्स्ट बोल रहा है अस्य उत्तराश्याम, यानी कि अस्य प्लस में उत्तराश्याम, अस्य प्लस में उत्तराश्याम, यानी कि इसके उत्तर में, अस्य प्लस में उत्तराश्याम। नेक्स्ट बोल रहा है गांधी सेतुर्नाम, यानी कि गांधी ही सेतु प्लस में नाम, गांधी सेतु प्लस में नाम। नेक्स्ट बोल रहा है नगर अस्य, यानी कि नगर अस्य प्लस में अस्य, बोलने में ऐसे लग रहा है नगर अस्य, यानी कि नगर अस्य प्लस में अस्य। नेक्स्ट बोल रहा है पुष्पाश्रितः, क्या बोल रहा है? पुष्पाश्रितः, यानी कि पुष्प प्लस में आश्रितः। देखिए पुष्पाश्रितः यानी कि पुष्प प्लस में आश्रितः हो गया पुष्पाश्रितः। तो ये था आपका संधि विच्छेद। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे।
आगे भी बोल रहा है संधि करना ही है। अभी अभी देखिए संधि विच्छेद था और संधि करना है यानी कि जोड़ना है। इसमें तोड़ना था, विच्छेद मतलब होता है तोड़ना, इसमें तोड़ना था, इसमें संधि करना यानी कि जोड़ना है। संधि हम लोग नहीं कहते हैं कि आपस में संधि कर लो यानी कि जोड़ दो, यहाँ संधि विच्छेद यानी कि संधि का उल्टा करना था, यहाँ पे संधि हम लोग करेंगे यानी कि जोड़ेंगे। चलते हैं क्या बोल रहा है तीसरा में, यहाँ बोल रहा है संधि करना यानी कि जोड़ना है। तो देखिए बोल रहा है बहुलम प्लस में उत्पादनम यानी कि बहुल उत्पादनम, दोनों को जोड़ दिए बहुलम। तो देखिए बहुलम ऊ लग गया तो बहुलमु 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 उत्पादनम यानी कि बहुल मुत्पादनम बहुल मुत्पादनम। नेक्स्ट बोल रहा है गंगया, गंगया प्लस में तीरे। देखिए गंगया प्लस में तीरे, जो दो बुंका है ना आह, वो बदल जाता है जब संधि करते हैं तो बदल जाता है, और क्या बोलते हैं बदल जाता है स में। तो देखिए जो सब में बदल जाएगा, आधा समय हाफ समय बदल जाता है। जरूरी नहीं कि यही सब लगेगा, जहाँ जैसा लगता है या ऐसा सभी लग सकता है या फिर ऐसा सभी लग सकता है, लेकिन जहाँ जो जरूरी पड़ता है वही लगता है। तो यहाँ पे इसका जरूरी है तो हम लोग इसको रखेंगे। क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या बोल रहा है कि गंगया प्लस में तीरे, गंगया प्लस में तीरे, तो हो जाएगा इसका गंगा अस्य तीरे, गंगा अस्य तीरे, गंगा अस्य तीरो यानी कि गंगा के किनारे, गंगा प्लस में तीरे यानी कि गंगा के किनारे, गंगा से तीरे। नेक्स्ट बोल रहा है नगरे अस्मिन। देखिए नगरे अस्मिन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा नगरे अस्मिन, बताए थे इसको क्या बोलते हैं तीसरी इसको लगा दिए है तो जुट गया नगरे अस्मिन। नेक्स्ट बोल रहा है च प्लस में अस्थि। देखिए च प्लस में अस्थि, यहाँ भी यहाँ भी तो क्या बन गया अ प्लस में अ बराबर आ होता है, नहीं मालूम होता लिख लीजिएगा कि अ प्लस में अ बराबर क्या होता है तो आ होता है। नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है च प्लस में अस्थि तो क्या हो जाएगा चास्ति, शब्द प्लस में अपी। देखिए अभी बताए थे कि जो अह है वो हमेशा बदलता रहता है। देखिए यहाँ पे जो अ है ना वो बदल जाएगा ओ में, क्या बदल जाएगा ओ में। कैसे बदलता है नहीं बदलता है उसको हम बताएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, हम मतलब बनाकर एक संस्कृत वीडियो बनाएंगे, ग्रामर जहाँ रहेगा वहाँ पर हम पढ़ाएंगे उस समय, तो उस समय बता देंगे कैसे बदलता है। तो शब्द प्लस में अपी यानी कि शब्दों अपी। नेक्स्ट बोल रहा है सर्वदा प्लस में क्रांतम तो सर्वदा क्रांतम। नेक्स्ट बोल रहा है इति प्लस में एति, क्या बोल रहा है नेक्स्ट बोल रहा है इति प्लस में एति तो हो जाएगा इतेति, इतेते इतेते, इति प्लस में एते दिया है देखिए निमस, देखिए इति प्लस में एते तो हो जाएगा इतेते, इति प्लस में इति होता है तो इति। तो आगे चलते हैं, अब चलते देखिए अब जिसका हम लोग को इंतजार था अब चलते हैं वहाँ पे आ गए हैं। क्या बोल रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न, हम लोग यही देखने वाले थे 16 अंक का जो पूछता है, क्या पूछता है लघु उत्तरीय प्रश्न। तब आपका इंतजार खत्म हो चुका है, अब आइए हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। हम लोगों ने पिछले वीडियो जो पिछले लेसन का लघु उत्तरीय प्रश्न बनाए थे उसमें बच्चों ने बहुत प्यार दिखलाया था, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा इस वीडियो पर व्यू आया था, लगभग 50-60 चलाया था, 50-60 तक। अभी तो मेरे वीडियो पर बहुत कम व्यू आता है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह के आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो देखते हैं बिना समय के बाद इस वीडियो को। लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें देखना, देखिए बोल रहा है कि प्राचीन संस्कृति, देखिए जब तक आप पाठ के अर्थ को नहीं जानिएगा, जब तक आपको यह जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं अभी जो लघु उत्तरीय समझेंगे वो आपको नहीं समझ में आएगा। तो देख लीजिए क्या बोल रहा है कि प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी। तो हम बताए थे कि प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र की ख्याति पाटलीग्राम, कुसुमपुर तथा पुष्पपुर के रूप में थी। हम पाटलिपुत्र के 5 नाम का बताए थे, कौन कौन सा नाम, तो पाटलिपुत्र, एक पटना, एक पाटलीग्राम, कुसुमपुर तथा पुष्पपुर, ये हो गया आपका 5 नाम। अब नेक्स्ट अब क्या बोल रहा था कि प्राचीन संस्कृति ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी। तो प्राचीन संस्कृति ग्रंथों में पाटलिपुत्र ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का ख्याति पाटलीग्राम, कुसुमपुर तथा पुष्पपुर के रूप में थी, क्योंकि इस नगर के समीप पाटल पुष्प यानी कि पुष्प जो होता है ना, पाटल पुष्प कहने का मतलब होता है ओरहल का फूल, हाँ ओरहल का फूल बोलिए, या फिर क्या बोलते हैं उसको, वही बोल लीजिए नहीं कि समझिए कि फूल का बागान, यानी कि फूल के बागान मतलब पुष्प का उत्पादन अधिक होता था, अर्थात फूलों का बागान था, नहीं बोले फूलों का बागान था, इसलिए पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पाटलीग्राम, पुष्पपुर और कुसुमपुर था। तो ये था आपका पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर। अगर आप पाठ के अर्थ को देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगा होगा। अब चलते हैं लोग दूसरा नंबर की क्वेश्चन की ओर, दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर का उल्लेख कहाँ मिलता है। देखिए जो पाटलिपुत्र का दूसरा नाम है पुष्पपुर तथा कुसुमपुर, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है। तो कहाँ मिलता है अभी हम बताए थे आपको,
कि पाटलिपुत्र तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम जो पुष्पपुर और कुसुमपुर है उसका उल्लेख संस्कृत और पुराणों संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। बहुत आसान क्वेश्चन था कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में। अब देखते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध था। तो हम लोग इसका आंसर देखेंगे कि प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र अत्यंत समृद्ध नगर के रूप में प्रसिद्ध था। प्राचीन यानी कि बहुत पहले से ही जो पाटलिपुत्र है यानी कि पटना है वो अत्यंत समृद्ध नगर के रूप में प्रसिद्ध था, क्योंकि बहुत प्राचीन समय से ही पाटलिपुत्र में शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी। क्योंकि बहुत प्राचीन समय से ही पाटलिपुत्र में शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी। ऐसा राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में बतलाया है कि यहाँ वर्षों वर्ष तक पाणिनि, पिंगल, व्याधि, पतंजलि जैसे विद्वान ज्ञान का प्रचार प्रसार किए। आपको बताए थे कि यहाँ पे बहुत सारे विद्वान आए थे, जिसमें पाणिनि आए थे, पिंगल आए थे, व्याधि आए थे, पतंजलि आए थे। इन लोगों ने यहाँ आए रहे और यहाँ पे अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किए और खूब ख्याति प्राप्त भी किए। ये था आपका तीसरा नंबर सवाल। चलते हैं चौथा नंबर सवाल की ओर। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं अब चौथा नंबर सवाल की ओर। चौथा नंबर सवाल में बोल रहा है कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल का उल्लेख कीजिए। तो आपको बताए थे पटना के लगभग 10-12 ऐसे दर्शनीय स्थल बताए थे। कौन कौन से देख लेते हैं हम लोग कि अभी देखेंगे यहाँ पे कि बिहार की राजधानी पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल जैसे गांधी सेतु जो गंगा नदी के ऊपर बनी हुई है, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष यानी कि जो मौर्यकाल जो चंद्रगुप्त मौर्य था उन लोगों के समय के जो अवशेष मिलते हैं वो, तथा महावीर मंदिर जो फेमस है वहाँ कहाँ पटना में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारा के रूप में आज भी पटना में स्थित है, जहाँ संपूर्ण विश्व से सिख संप्रदाय के लोग दर्शन के लिए आते थे। जो पटना में रहते हैं, जो पटना में रहकर पढ़ाई करते हैं, उनको पूरा मालूम होगा ये सब इन सब चीज़ों के बारे में। गांधी सेतु हो गया, संग्रहालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, सचिवालय हो गया, गोलघर हो गया, तारामंडल हो गया, जैविक उद्यान हो गया, मौर्यकालिक जो अवशेष है वो हो गया। कौन कौन हो गया, जैसे गांधी सेतु हो गया, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष तथा महावीर मंदिर तो वहाँ फेमस है महावीर मंदिर। इस सब के बारे में पटना में रहते होंगे उनको पूरा मालूम होगा। तो देखिए जो भी पटना से होंगे देख रहे होंगे इस वीडियो को वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सब कैसा है, ताकि बच्चे उन्हें समझें सुने। देखते हैं आगे। तो यही था कि पटना में बहुत सारे ऐसे हैं देखने वाले स्थल हैं, अगर आपको समय मिले तो जाकर देख सकते हैं आप वहाँ पे। और वहाँ पे एक और बात है, वहाँ जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उसका भी जन्म वहीं पे हुआ था, जो आज भी गुरुद्वारा के रूप में पटना में स्थित है, जहाँ पूरे विश्व के जो सिख संप्रदाय के लोग होते हैं वो वहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पाटलिपुत्र के संबंध में बुद्ध ने क्या कहा था। पाटलिपुत्र के संबंध में बुद्ध ने क्या कहा था। क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है कि पाटलिपुत्र के संबंध में बुद्ध ने क्या बोल रहा है कि पाटलिपुत्र के संबंध में बुद्ध ने क्या कहा था। तो क्या कहा था तो देख लेते हैं कि पाटलिपुत्र के विषय में बुद्ध ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि भविष्य में यह महानगर बनेगा। बना भी ये है कौन, पटना, यानी कि पाटलिपुत्र महानगर बनेगा, परंतु झगड़ा, आग लगी, बाढ़ तक की समस्या से ग्रसित रहेगा। बताए थे आपको जो जहाँ पाठ के हम लोग अर्थ देख रहे थे वहाँ पे देखे थे कि पाटलिपुत्र के संबंध में बुद्ध ने क्या कहा था। तो बताए थे कि पाटलिपुत्र के संबंध में बुद्ध ने यह भविष्यवाणी की थी कि पटना जो होगा भविष्य में कभी न कभी अवश्य महानगर बनेगा, यानी कि बहुत बड़ा नगर बनेगा, लेकिन वह हमेशा झगड़ा से, आग लगी से तथा बाढ़ से वहाँ के लोग भी होंगे और वहाँ लोग जो होंगे वो भय रहेंगे, यानी कि भयग्रस्त रहेंगे। इन सब चीज़ों से वो मुक्त नहीं हो सकते हैं। आज ही हम लोग देखते हैं पटना में बहुत सारा बांटा है। चलते हम लोग 6वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 6वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है। तो देखिए राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है। तो राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा पाटलिपुत्र को मतलब पाटलिपुत्र को विद्या की देवी सरस्वती की का क्षेत्र स्वीकार किया है, यानी कि पटना को राजशेखर ने सरस्वती की देवी है, जो मतलब जो विद्या की देवी है सरस्वती जी, उनका क्षेत्र कहा है एवं शिक्षा एवं संस्कृति साहित्य की महान परंपरा वाला प्रदेश घोषित किया है। किनको, तो पटना को, जहाँ वर्षों वर्ष तक पाणिनि, पिंगल, व्यारुचि, पतंजलि जैसे विद्वानों ने ज्ञान का विस्तार किया है। अभी बताया है आपको।
चलते हैं नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। बताए थे आपको कि मेगास्थनीज हो गया, फयान हो गया, यूएन साग हो गया, इत सिंह हो गया, इत्यादि विदेशी यात्री पटना में आए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, पाटलिपुत्र के वैभव पर या विशेषताओं पर प्रकाश डालें। पाटलिपुत्र के वैभव और विशेषताओं पर प्रकाश डालें। पाटलिपुत्र के वैभव और विशेषताओं पर प्रकाश डालें हो जाएगा। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव के लिए विख्यात है, यानी कि यहाँ देखने वाले जगह बहुत है और यह पहले से ही समृद्ध है। यहाँ विदेशी यात्री आकर अपने अपने स्मरण ग्रंथों में पाटलिपुत्र की व्याख्या की है, यानी कि पाटलिपुत्र के बारे में कुछ न कुछ कहा है। जैसे कि मेगास्थनीज हो गया, कौन हो गया भाई, मेगास्थनीज हो गया। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कहाँ की, पटना की रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। नेक्स्ट बोल रहा है तथा कवि राजशेखर ने, राजशेखर जो है उसने कहा था, कौन कहा था, कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मंसा में भी कहा है कि यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण, यानी कि जो व्याकरण करते हैं, जो व्याकरण का उल्लेख करते हैं उसको बोलते हैं व्याकरण। भाष्यकर जो भाषा का उल्लेख करते हैं उसे भाष्यकर कहते हैं। आदि अपने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किए और आज पाटलिपुत्र संग्रहालय, भोजन, गोलगिरी, जैव उद्यान इत्यादि के लिए जाने जाते हैं, यानी कि प्रसिद्ध है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो नॉर्मल सवाल है उसके बारे में। नॉर्मल सवाल में बोल रहा है कि पाटलिपुत्र के का वर्णन 4 से 5 वाक्यों में कीजिए। तो आप लोग पढ़ सकते हैं आसानी से। पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध है, जो आज पाटलिपुत्र है वो आज पटना के नाम से प्रसिद्ध है। जो पाटलिपुत्र था वो आज पटना के नाम से प्रसिद्ध है। हम लोग जानते हैं जो बिहार की राजधानी है, इस नगर को सभी कालों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, यानी कि जो नगर है पाटलिपुत्र उसको सभी कालों में, जब से आ रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य काल हो गया, अशोक का समय हो गया, अंग्रेजों का समय हो गया, मुगल वंश का समय हो गया, ये सब में उनको प्रसिद्ध माना गया कि इसको पाटलिपुत्र को। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, यानी कि बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट चलते हम लोग क्या बोल रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र विशाल पृथ्वी पर बसे नगरों में से एक है, यानी कि जो भी विशाल पृथ्वी, जो इस विशाल पृथ्वी पर जो नगर है बहुत अच्छे अच्छे, उनमें से एक पाटलिपुत्र भी है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे सरस्वती के वंशज, यानी कि बोला गया है कि पटना में संस्कृति का, सरस्वती जो माता सरस्वती माता है विद्या की देवी, अर्थात साक्षात उसके वंशज, यानी कि जो सरस्वती देवी है उनका वंशज अर्थात विद्वान पुरुष रहते हैं। कहाँ में, पटना में विद्वान पुरुष रहते हैं। तथा कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरीपुरी नगरों से की है। जो होता है ना इंद्र का भरीपुरी नगर, स्वर्ग, उनसे की है। किसकी तुलना, पटना की तुलना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वीडियो बोल दिए हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र क्यों माना गया है। पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना गया है। उत्तर मिल जाएगा क्योंकि राजशेखर द्वारा रचित काव्य मंसा में जो क्या बोलते हैं, राजशेखर ने काव्य मंसा, देखिए ये भी पूछता है कि काव्य मंसा किसके द्वारा लिखा गया है, तो राजशेखर के द्वारा, आप बोल दीजिएगा। तो यही बोल रहा है क्योंकि राजशेखर के द्वारा रचित काव्य मंसा से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए, जैसे पाणिनि, पिंगल, रुचि, पतंजलि इत्यादि। नेक्स्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करिए। देखिए पाटलिपुत्र में पहले कौन सा महोत्सव मनाया जाता था उसके बारे में हम बताए थे कि पाटलिपुत्र में क्या मनाया जाता था, कौमुदी महोत्सव। जो आज दुर्गा पूजा जिस तरह से मनाया जाता है ना, उस तरह से ही पहले पाटलिपुत्र में यानी कि पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कौन सा महोत्सव, कौमुदी महोत्सव। देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन कीजिए। तो पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव कौमुदी महोत्सव, देखिए जो बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। कहाँ पे, वहाँ मनाई जाती थी। यह शरद ऋतु में मनाई जाती है पटना में, तथा इस महोत्सव में सभी नगर आनंदमग्न हो जाते हैं। ऐसा किताब में लिखा गया है कि क्या लिखा गया है कि यह जो उत्सव था यह आज के दुर्गा पूजा जो होता है दुर्गा पूजा की तरह था। कौन, ये जो होता है ना कौमुदी महोत्सव, ये आज के दुर्गा पूजा की तरह मनाई जाती थी। नेक्स्ट बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो लेखक हमें कहना चाहते हैं कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महानगर था जहाँ शिक्षा वैभव और समृद्धि थी, यानी कि पाटलिपुत्र में शिक्षा वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी
क्या बोल रहा है, मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी, यानी कि जो मध्यकाल था उसमें पटना का यानी पाटलिपुत्र की स्थिति ठीक नहीं थी। फिर से मुगल वंश के शासनकाल में नगर पुनः उद्धार हुआ, यानी नगर का उद्धार हुआ, नगर अच्छा हो गया तथा वर्तमान में इस नगर की अत्यधिक विकास हुआ है और हो भी रहा है। देख रहे हैं पटना में बहुत कुछ हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट 13 नंबर सवाल में। 13 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, लेखक के विचार में प्राचीन, क्या बोल रहा है, लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा है। लेखक के विचार में प्राचीन काल से पाटलिपुत्र प्राचीन काल से लेकर मतलब पाटलिपुत्र आज तक राजनीतिक, धार्मिक, औद्योगिक, शिक्षा जैसे विभिन्न अवसरों में अग्रणी रहा है, यानी कि आगे रहा है। तो देखिए हम आपको खत्म कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन है जो आपको लिए छोड़ दिए हैं, जैसे कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 3 क्वेश्चन है जो आपको लिए रख दिए हैं। 3 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, देख लीजिए। बोल रहा है यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि प्राचीन पाटलिपुत्र के शिक्षा के संबंध में क्या विचार है। आप लोग खुद से लिखिएगा क्या विचार हो सकता है आपका, और हो सके तो आप लोग कमेंट में भी डाल दीजिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है 15 नंबर, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी लिख दीजिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, ये तो बता ही दिया हूँ कि प्राचीन काल में शिक्षा के संबंध में क्या विचार हैं। तो बताया है कि जो प्राचीन काल में शिक्षा पाटलिपुत्र में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो बहुत ही अत्यंत समृद्ध थी। इसको तो सरस्वती का नगर भी कहा गया है पाटलिपुत्र को। और यहाँ पे कहा गया है कि सरस्वती के जो वंशज है निवास करती है, क्योंकि यहाँ पे पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वरुचि, पतंजलि ये सब यहाँ अपने धर्म का मतलब अपने ज्ञान का प्रचार किए और ख्याति भी प्राप्त की है। नेक्स्ट बोल रहा है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। तो हम बताया है कि जो पटना में है उस सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जो गुरु गोबिंद सिंह हैं उसका जन्म हुआ था, और वहाँ आज भी उसके जन्म जगह है, जन्म स्थान, उसको गुरुद्वारा के रूप में सजाया गया है, यानी कि गुरुद्वारा के रूप में वहाँ पर गुरुद्वारा बना दिया गया है और वहाँ पे देश विदेश से लोग उसके दर्शन के लिए आते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो बताया है कि बहुत ही अच्छी थी, बहुत समृद्ध थी। चलते हैं तो जो ये लेसन है आपका पाटलिपुत्र वो मुख्य रूप से पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अलस कथा, जो अलस कथा लेसन है उसको देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, अलस कथा को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अलस कथा को, जो अलस कथा है इसके बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। क्या करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।